हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम में किस प्रकार से मेल जेनाइटल सिस्टम और फीमेल जेनाइटल सिस्टम का विकास होता है, इसका स्टडी किया था। अब इस सेशन में हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का बनना और oogenesis यानी कि ओवा का बनना ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेल जेनाइटल सिस्टम का स्टडी करें। मेल जेनाइटल सिस्टम का सबसे प्रमुख अंग टेस्टिस है, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसकी मदद के लिए स्पर्म डक्ट, भास डिफरेंस और अन्य प्रकार के कुछ ग्लैंड्स पाए जा सकते हैं। फिशेज और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी के आगे टेस्टिस का निर्माण होता है और दोनों की नलियां आपस में जुटकर एक कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट बना लेती हैं। इस डक्ट के द्वारा यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर आ सकते हैं। इनमें यूरिनरी ब्लैडर में पहले यूरिन जमा होता है, बाद में यह क्लोएका में खुलता है। लेकिन हायर एनिमल्स में, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होता है, स्पर्म डक्ट अलग और यूरिनरी डक्ट अलग होता है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के बाहर जब यूरिनरी डक्ट निकलता है तो फिर उसमें स्पर्म डक्ट आकर जुट जाता है। इस तरह सिर्फ बाहरी अंग में कॉमन जेनाइटल डक्ट बनता है। अधिकांश केसेज में मेल सेक्स ऑर्गन यानी पेनिस का भी निर्माण हो जाता है। अब सभी एनिमल्स सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद या तो रेगुलरली या अपने ब्रीडिंग सीजन में, बहुत सारे एनिमल का एक निश्चित ब्रीडिंग सीजन होता है, सालों भर वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो ब्रीडिंग सीजन में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। तो स्पर्म के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। सबसे पहले जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स में माइटोसिस के द्वारा समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवीजन होता है और उससे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनियल सेल भी माइटोसिस से ही डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मायोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चूंकि मायोसिस 2 स्टेज में होता है, तो मायोसिस 1 होने से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और मायोसिस 2 होने से प्रत्येक से 2-2 यानी कुल 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। सो फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स and 4 spermatids are formed. अब ये स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण या कायांतरण होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ बनता है। आदमी में 2 अलग अलग विधियों से स्पर्म बनने की क्रिया का अध्ययन किया गया। तो एक एस्टिमेशन के अनुसार इस क्रिया को पूरा संपन्न होने और बाहर तक आने में 74 दिन लगते हैं।
जबकि दूसरी विधि बताती है कि इसमें 120 दिन का समय लगता है। हालांकि एक दिन में प्रत्येक टेस्टिस के द्वारा 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं। इनमें से आधे या उससे अधिक खराब हो जाते हैं। सिर्फ 100 मिलियन स्पर्म फाइनली तैयार होता है और एक बार में 40-50 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं। अब इस डायग्राम में दिखलाया गया कि सबसे ऊपर स्पर्मेटोगोनियल सेल है और यह स्पर्मेटोगोनियल सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है। स्पर्मेटोगोनियल सेल से बनाइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें मायोसिस 1 हुआ तो 1 से बने ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर मायोसिस 2 हुआ तो इससे बने फिर 4 स्पर्मेटिड्स और ये चारों स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होकर 4 स्पर्म का निर्माण किए। अब देखिए ये स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर। सबसे आगे एक हेड है जिसमें लगभग पूरी तरह से इसका न्यूक्लियस भरा होता है। अलग अलग एनिमल में न्यूक्लियस के आकार के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से हेड की रचना अलग अलग होती है। गोल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, नुकीला हो सकता है। न्यूक्लियस के आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स जमा होकर एक्रोसोम नाम की रचना बनाता है, जबकि इसके पीछे एक मिडपीस है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इनके फ्लैजिला में मूवमेंट के लिए एनर्जी या एटीपी सप्लाई करते हैं। अब फीमेल जेनाइटल सिस्टम की बात करें, इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है और अधिकांश एनिमल्स में एग को बाहर ले जाने के लिए एक जोड़े ओविडक्ट्स बनते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स में ओविडक्ट का अंतिम हिस्सा आपस में जुटकर यूटेरस बना लेता है, गर्भाशय बना लेता है। मैमल में यानी स्तनधारियों में इसी यूटेरस या गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। कुछ एनिमल में एग रिलीज होने के पहले, जैसे कि बर्ड और रेप्टाइल में, अलग से एल्बुमिन सिक्रीट करने वाले ग्लैंड, विटिलाइन ग्लैंड और खोल बनाने वाले सेल ग्लैंड भी पाए जाते हैं। अब एग कैसे बनता है, तो जर्मिनल इपिथेलियम के डिवीजन से यहाँ भी ऊगोनियल सेल बनते हैं, लेकिन इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में एम्ब्रायनिक स्टेज में ही होता है। मायोसिस 1 प्रारंभ हो जाता है, लेकिन प्रोफेज 1 के जाइगोटिन पैकिटिन स्टेज में आगे का विकास रुक जाता है। जब यह एनिमल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो ब्रीडिंग सीजन में, या अगर रेगुलर ब्रीडर हो तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में इसका फिर से विकास होता है। मायोसिस 1 पूरा होता है और सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। अधिकांश एनिमल सेकेंडरी oocyte को ही रिलीज करते हैं, ओव्यूलेशन करते हैं, और यही सेकेंडरी oocyte स्पर्म से जुटकर फर्टिलाइजेशन का प्रारंभ करता है। स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आने के बाद यूं ही पड़ा रहता है, क्योंकि जब तक मायोसिस 2 पूरा नहीं होगा, सेकेंड पोलर बॉडी अलग नहीं होंगे, तब तक ओवम हैप्लॉइड नहीं होता है। इसलिए सेकेंड पोलर बॉडी के बनने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस मिलके एक होते हैं।
तो इस डायग्राम में ये देखिए ऊगोनियल सेल है। अब उससे बना प्राइमरी oocyte, अब ये मैच्योर हो गया। अब मायोसिस 1 हुआ, यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा सेल बना। बड़ा सेल कहलाया सेकेंडरी oocyte और छोटा सेल है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह मायोसिस 2 जब होगा तो एक ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ये भी बर्बाद हो जाता है। तो एक ऊगोनियम से या ऊगोनियल सेल से एक प्राइमरी oocyte और प्रत्येक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ओवम का निर्माण होता है। स्पर्म के केस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, लेकिन ओवम के केस में एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है। 1 और 4 का ये रिलेशन याद रखिएगा, क्योंकि इस पर कोई कुछ हिसाब वाले सवाल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। अब अलग अलग एनिमल ग्रुप में अलग अलग प्रकार के एग होते हैं, जिसका वर्गीकरण उसमें पाए जाने वाले लेसिथिन नाम के फॉस्फोलिपिड के अमाउंट पर निर्धारित होता है। जैसे कि माइक्रोलेसिथल एग है, यह एम्फिऑक्सस और हायर मैमल्स में पाया जाता है। इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट योग का होता है। यह योग इतना कम है कि सेल डिवीजन के समय यह सेल मेम्ब्रेन तो बनाएगा, लेकिन भ्रूण विकास के लिए एनर्जी पोषण नहीं दे सकेगा। यह मैमल का ओवम है, जिसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जोना पेलुसिडा, चारों ओर से घिरा हुआ, और उसके बाद भिलाई जैसा बना हुआ, इस तरह से भिलाई जैसा बना हुआ सेल्स का समूह पाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। यह अंदर में पोषण यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। दूसरे प्रकार के एग है मीजोलेसिथल एग, जो फिश और एम्फीबिया में मिलता है। इस एग के निचले हिस्से में मॉडरेट अमाउंट लेसिथिन का प्रोटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है, इसलिए निचला हिस्सा लाइट ग्रे बन जाता है। ऊपर वाला हिस्सा में शुद्ध प्रोटोप्लाज्म हो या प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। चूँकि पोषण सीमित मात्रा में है, तो इन प्राणियों में टैडपोल लार्वा या फिश फ्राइज का निर्माण होता है। अब जो सबसे विकसित है वह है मेगालेस्थल एग, जो रेप्टाइल, बर्ड और प्रोटोथेरिया में मिलता है। इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पोषक पदार्थ जमा रहता है। इतनी अधिक मात्रा के कारण यह पूर्ण एम्ब्रायनिक भ्रूण विकास को पूर्ण होने तक फूड सप्लाई कर सकता है, न्यूट्रिशन दे सकता है। इसमें एग के चारों ओर एल्बुमिन का सिक्रीशन किया जाता है, जो एक प्रोटीन है। गर्म करने पर, अंडे को उबालने पर आप इसे ही सफ़ेद जमे हुए पदार्थ के रूप में देखते हैं। बीच का गोल वाला हिस्सा वास्तव में इसका ओवम है। जमे हुए अंडे में यह लगभग पीला लगता है, लेकिन इस पीले हिस्से के ऊपर एक हल्का नीला हरा हिस्सा है, उसी में शुद्ध प्रोटोप्लाज्म है। उस एरिया को बोलते हैं ब्लास्टोडिश। तो ये देखिए बर्ड का एक एग है, जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा ब्लास्टोडिश बनाता है। यहीं पर प्योर साइटोप्लाज्म है और यहीं पर भ्रूण विकास होगा। बाकी एरिया में कई लेयर्स में सजे हुए यॉक है, पीला उजला हिस्सा इस तरह से चारों ओर से घेरे रहता है। ये पूरे हिस्से में यॉक भरा हुआ है। अब बाहर इधर से और इधर से भी एल्बुमिन लगा हुआ है। यहाँ जहाँ पर मुर्गी के अंडे में चौड़ा वाला हिस्सा होता है, इधर देखिएगा तो अंदर में एक बुलबुला मिलेगा। कच्चा अंडा में यह बुलबुला दिखाई पड़ता है। यहीं से इसको ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिससे कि भ्रूण विकास हो सके। और सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। तो रेप्टाइल, बर्ड और प्रोटोथेरियन मैमल में प्रचुर मात्रा में भोजन रहने के कारण संपूर्ण भ्रूण विकास अंडे के अंदर ही होता है। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ भ्रूण विकास हो रहा है।
और यह भ्रूण एमनियन नाम के मेम्ब्रेन के घेरे में बंद है। जैसे आदमी का बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर उपलाते रहता है, तैरते रहता है, उसी तरह ये भी डेवलप किया है। नीचे वाले हिस्से में यहाँ योग सैक है जिसमें योग जमा है, धीरे धीरे योग एब्जॉर्ब होते रहता है और एनर्जी मिलते रहता है भ्रूण विकास के लिए। पिछले हिस्सा में उत्सर्जनशील पदार्थ जमा करने के लिए एलेंट्रॉइड बना हुआ, और ये बाहर का हिस्सा में, इसके बाहर का हिस्सा में यहाँ प्रोटीन है एल्बुमिन, और तब ये खोल है। इसमें भी दिखलाया गया कि इधर देखिए खाली जगह जो है इसमें एयर भरा रहता है। तो इस तरह आपने एग बनने की क्रिया, स्पर्म बनने की क्रिया, दोनों की रचना इत्यादि देखा। अब अगले सेशन में हम लोग फर्टिलाइजेशन और प्रारंभिक भ्रूण विकास की क्रिया देखेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। गुड बाय।